नमस्कार। अगर हम प्रतियोगी परीक्षाओं की बात करें तो भूगोल में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बिल्कुल कोर हैं, मतलब इनसे सवाल आने ही आने हैं, और वो हैं भूमि, जल और जीवन। तो चलिए आज इन्हीं बेसिक लेकिन बेहद ज़रूरी कॉन्सेप्ट्स का एक फटाफट रिवीजन करते हैं। इस पूरे विषय को समझने के लिए चलिए दुनिया के दो बिल्कुल अलग अलग कोनों में चलते हैं। एक कहानी है तंजानिया की ममता की, जिसे हर रोज़ पानी के लिए मीलों पैदल चलना पड़ता है, और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड का पीटर, जिसका परिवार ऊन प्रोसेस करने का एक कारखाना चलाता है। दो अलग दुनियाएं, है ना? अब सवाल ये उठता है कि इन दोनों के जीवन में जमीन आसमान का फर्क क्यों है। इसका जवाब देखिए बहुत सीधा है। सारा खेल है भूमि, मिट्टी, पानी और वहां मौजूद प्राकृतिक संसाधनों की क्वालिटी और अवेलेबिलिटी का। यही वो चीजें हैं जो तय करती हैं कि किसी जगह पर लोगों का जीवन कैसा होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी चीज से, भूमि और मृदा से। ये हमारे जीवन का आधार है, और हाँ, एग्जाम्स में इस टॉपिक से सीधे सीधे सवाल बनते हैं, तो इस पर जरा गौर करना बहुत जरूरी है। ये जो आंकड़ा स्क्रीन पर है, ये सच में चौंकाने वाला है। सोचिए जरा, दुनिया की 90% आबादी, मतलब लगभग पूरी आबादी, सिर्फ 30% जमीन पर रह रही है। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमारी जमीन पर, हमारे लैंड रिसोर्सेज पर कितना जबरदस्त दबाव है। अब ये टेबल देखिए, ये हमें भूमि के इस्तेमाल की एक बहुत दिलचस्प कहानी बताती है। इसमें सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है भारत का डेटा। देखिए, हमारे देश की 57% जमीन पर खेती होती है, जबकि दुनिया का औसत सिर्फ 11% है। ये एक ऐसा डेटा पॉइंट है जिसे मेंस के जवाबों में इस्तेमाल करने से बहुत फर्क पड़ता है। तो पिछले डेटा से एक बात तो साफ हो जाती है, भारत में खेती वाली जमीन पर दबाव बहुत ज्यादा है, और ये सिर्फ हमारी फूड सिक्योरिटी यानी खाद्य सुरक्षा के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। और देखिए, जब जमीन पर इतना दबाव पड़ता है तो नतीजा क्या होता है? नतीजा होता है लैंड डिग्रेडेशन, मतलब जमीन की क्वालिटी का गिरना। और इसका एक बहुत ही भयानक रूप है भूस्खलन यानी लैंडस्लाइड। ये जो तस्वीर हम देख रहे हैं, ये हिमाचल प्रदेश की एक असली घटना है। ये हमें दिखाती है कि ये खतरा कितना बड़ा और गंभीर है। तो सवाल उठता है कि हम इस तरह के लैंडस्लाइड्स को रोक कैसे सकते हैं। ये स्लाइड एक तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट पर एक मॉडल आंसर है। इसमें कुछ बहुत ही कारगर तकनीकें बताई गई हैं, जैसे हैजर्ड मैपिंग करके पता लगाना कि कौन से इलाके ज्यादा खतरनाक हैं, रिटेंशन वॉल्स बनाना, पेड़ पौधे ज्यादा से ज्यादा लगाना, और सरफेस ड्रेनेज को कंट्रोल करना। अच्छा, जमीन की बात हो गई, अब जरा मिट्टी को समझते हैं। ये जानना बहुत जरूरी है कि मिट्टी बनती कैसे है। स्क्रीन पर जो हम देख रहे हैं वो है सॉइल प्रोफाइल। सबसे ऊपर टॉप सॉइल है, जिसमें ह्यूमस होता है, फिर सबसॉइल, और सबसे नीचे पेरेंट रॉक, जिससे मिट्टी बनती है। और सबसे हैरान करने वाली बात, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में सैकड़ों साल लग जाते हैं। अब यहाँ मिट्टी को बचाने के दो बहुत ही जरूरी तरीके दिखाए गए हैं, टेरेस फार्मिंग और कॉन्टूर प्लाविंग। टेरेस फार्मिंग में, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, तेज ढलानों पर सीढ़ियां या टेरेस बना दिए जाते हैं। वहीं कॉन्टूर प्लाविंग में पहाड़ी ढलान के पैरेलल, मतलब समानांतर जुताई की जाती है। दोनों का मकसद एक ही है, पानी के बहाव को धीमा करना ताकि मिट्टी बह न जाए। और हाँ, एग्जाम्स में इन दोनों के बीच का फर्क अक्सर पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है, तो भूमि और मिट्टी की बात तो हो गई। अब चलते हमारे दूसरे सबसे जरूरी रिसोर्स की तरफ, पानी। हम सब जानते हैं कि हमारी पृथ्वी को वाटर प्लैनेट या जल ग्रह कहते हैं। तो फिर ममता जैसी कहानियां क्यों हैं? पानी की इतनी कमी क्यों है? चलिए इसके कारणों और समाधानों को समझते हैं। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि धरती का लगभग 70% हिस्सा पानी से ढका है, इसीलिए तो इसे जल ग्रह कहते हैं। लेकिन यहाँ एक बड़ा लेकिन है, इस 70% का ज्यादातर हिस्सा खारा पानी है जो समुद्रों में है। हमारे काम का यानी मीठा पानी बहुत ही कम है, और यही बात इसे एक बेहद कीमती संसाधन बनाती है। पानी की कमी तो एक समस्या है ही, पर उससे भी बड़ी एक और चुनौती है वाटर पोल्यूशन। जो थोड़ा बहुत साफ पानी हमारे पास है, उसे भी हम गंदा कर रहे हैं।
फैक्ट्रियों और शहरों से निकलने वाला गंदा पानी बिना ट्रीटमेंट के नदियों में बहा दिया जाता है। इससे न सिर्फ पानी में रहने वाले जीव जंतुओं को बल्कि हम इंसानों की सेहत को भी बहुत बड़ा खतरा है। तो सवाल फिर वही है, हम कर क्या सकते हैं? पानी को बचाने के लिए ये कुछ बहुत ही कारगर उपाय हैं। पहला, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, यानी बारिश के पानी को जमा करना। इससे ग्राउंड वाटर लेवल बढ़ता है। दूसरा, नहरों को पक्का करना ताकि पानी रिस कर बर्बाद न हो। और तीसरा, खेती में स्प्रिंकलर और ड्रिप इरिगेशन जैसी मॉडर्न तकनीकों का इस्तेमाल करना। इससे पानी सीधा पौधों की जड़ों तक पहुंचता है और हर बूंद का सही इस्तेमाल होता है। चलिए, अब हम अपने तीसरे और आखिरी हिस्से पर आते हैं, नेचुरल वेजिटेशन और वाइल्ड लाइफ, यानी प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन। ये दोनों मिलकर हमारा बायोस्फीयर बनाते हैं। पर सवाल ये है कि ये एक दूसरे पर निर्भर कैसे हैं? इसी निर्भरता को समझने के लिए इकोसिस्टम या पारितंत्र शब्द को समझना जरूरी है। इसका सीधा सा मतलब है कि किसी भी जगह पर रहने वाले सभी जीव जंतु और उनका आसपास का माहौल, जैसे हवा, पानी, मिट्टी, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे पर निर्भर हैं। जैसे एक तालाब का इकोसिस्टम सोचिए, मेंढक, मछली, पौधे, पानी, सब एक जटिल सिस्टम में बंधे हैं। और ये इकोसिस्टम कितना नाजुक होता है, इसका सबसे अच्छा उदाहरण है गिद्ध। गिद्ध, जिसे हम वल्चर कहते हैं, एक बहुत जरूरी स्कैवेंजर यानी अपमार्जक है। वो मरे हुए जानवरों को खाकर पर्यावरण को साफ रखता है। लेकिन कुछ दवाओं की वजह से आज ये प्रजाति खत्म होने की कगार पर है। और इसका असर सिर्फ गिद्धों पर नहीं बल्कि पूरे इकोसिस्टम पर पड़ रहा है, क्योंकि अब बीमारियां फैलने का खतरा बढ़ गया है। इकोसिस्टम के लिए एक और बहुत बड़ा खतरा है जंगल की आग, जिसे दावानल भी कहते हैं। ये आग प्राकृतिक कारणों से भी लग सकती है और इंसानी गलतियों से भी। और क्लाइमेट चेंज की वजह से ऐसी घटनाएं अब और ज़्यादा हो रही हैं। ये आग पल भर में पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को ख़त्म कर देती है। तो हमने देखा कि कैसे लैंडस्लाइड, वाटर पोल्यूशन और जंगल की आग जैसे खतरे हमारे प्राकृतिक संसाधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जाहिर है अब बात आती है संरक्षण की, यानी इन्हें बचाने की। ये हम सब की एक जिम्मेदारी है। तो चलिए आखिरी सेक्शन में देखते हैं कि इन कीमती संसाधनों को बचाने के लिए क्या-क्या किया जा रहा है। कंजर्वेशन के लिए सरकार और इंटरनेशनल लेवल पर कई तरह की स्ट्रैटेजी अपनाई गई हैं, जैसे नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज, जो खास प्रजातियों को बचाने पर फोकस करते हैं। बायोस्फीयर रिजर्व्स, जो इंसान और प्रकृति के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। सोशल फॉरेस्ट्री जैसे प्रोग्राम्स में आम लोगों को भी जोड़ा जाता है। और साइट्स जैसे इंटरनेशनल अग्रीमेंट्स जानवरों की अवैध तस्करी को रोकने का काम करते हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कोशिशें कामयाब नहीं होती, बिल्कुल होती हैं। इसका एक शानदार उदाहरण है काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथियों का ये झुंड। शिकार के खिलाफ सख्त कानून और उनके रहने की जगहों को बचाने की वजह से आज ये शानदार जानवर सुरक्षित हैं। ये साबित करता है कि अगर सही दिशा में कोशिश की जाए तो हम अपने कीमती धरोहर को बचा सकते हैं। तो कुल मिलाकर बात बस इतनी सी है, हमारा, इस धरती का और इस पर रहने वाले सभी लोगों का भविष्य सिर्फ एक ही चीज पर टिका है कि हम प्रकृति के दिए हुए इस लाइफ सपोर्ट सिस्टम को कितना संभाल कर रख पाते हैं। तो इस पूरी चर्चा के आखिर में एक सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है, खासकर एक भविष्य के पॉलिसी मेकर के तौर पर, कि विकास और संरक्षण के बीच सही संतुलन कैसे बनाया जाए, क्योंकि हमें दोनों की जरूरत है। इस सवाल पर विचार जरूर कीजिएगा। सोचिए, हम जिस माहौल में रहते हैं वो हमें कितना कुछ देता है। हमारी जमीन, हमारा पानी, हमारे जंगल, ये सिर्फ कुदरती संसाधन नहीं है, बल्कि यही हमारी कहानियों की, हमारी पहचान की और हमारे आने वाले कल की बुनियाद हैं। चलिए आज भारत के इसी अनमोल खजाने को थोड़ा और करीब से समझते हैं। कुदरती संसाधन किसी की जिंदगी को कैसे पूरी तरह से बदल सकते हैं, इसे समझने के लिए चलिए दो बिल्कुल अलग कहानियों को देखते हैं। एक तरफ अफ्रीका में ममता है, जिसका परिवार पथरीली जमीन पर खेती के लिए हर रोज संघर्ष करता है। और दूसरी तरफ है न्यूजीलैंड में पीटर, जिसका परिवार हरे भरे मैदानों पर मॉडर्न टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऊन की फैक्ट्री चलाता है। ये सिर्फ दो अलग अलग देशों की बात नहीं है, ये उस फर्क की कहानी है जो संसाधनों के होने या न होने से पैदा होता है। ममता और पीटर की कहानी का ये फर्क हमें सीधे भारत की तरफ ले आता है, क्योंकि यहाँ एक ही देश के अंदर इतनी जबरदस्त विविधता है। तो चलिए शुरू करते हैं भारत के जंगलों और वन्य जीवों की एक शानदार यात्रा।
अच्छा, तो हमारी इस यात्रा का गाइड होगा ये नक्शा। इसमें भारत की वनस्पतियों की कमाल की समृद्धि साफ नजर आ रही है। ये हमें देश के 5 मुख्य तरह के जंगलों की सैर कराएगा और दिखाएगा कि हमारा देश वाकई कितना विविध है। तो सबसे पहले नक्शे के इन गहरे हरे हिस्सों पर नजर डालते हैं। ये हैं घने, बहुत ही घने उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यहाँ इतनी ज्यादा बारिश होती है और पेड़ इतने घने होते हैं कि सूरज की रोशनी तक जमीन पर नहीं पहुंच पाती। इसीलिए तो ये साल के 365 दिन हरे भरे रहते हैं। अब सदाबहार वनों से बिल्कुल अलग हैं हमारे पर्णपाती वन। इन्हें मानसूनी वन भी कहते हैं और ये भारत में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनकी खास बात यह है कि ये सूखे मौसम में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये पानी बचाने का एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है। अब हम चलते हैं सूखे इलाकों की तरफ, जहां लैंडस्केप एकदम बदल जाता है। यहां हमें मिलते हैं कांटेदार वन और झाड़ियां। ये कमाल का उदाहरण है कि कैसे प्रकृति खुद को मुश्किल हालात के लिए तैयार करती है। इन पौधों की जड़ें पानी की तलाश में बहुत बहुत गहरी चली जाती हैं। चलिए अब थोड़ी चढ़ाई करते हैं। जैसे जैसे हम पहाड़ों पर ऊंचाई की तरफ बढ़ते हैं, हम पहुंच जाते हैं पर्वतीय वनों में। यहां बहुत दिलचस्प चीज होती है। ऊंचाई के साथ साथ तापमान बदलता है और पेड़ों की किस्में भी बदल जाती हैं। मतलब एक ही पहाड़ पर चढ़ते हुए आपको कई अलग अलग तरह के जंगल देखने को मिल जाएंगे। और अब बात करते हैं प्रकृति के एक और अजूबे की, मैंग्रोव वन। ये जंगल समंदर के किनारे उगते हैं और इनकी जड़ें तो कमाल की होती हैं। वो खारे और मीठे दोनों तरह के पानी में जिंदा रह सकती हैं। जो मशहूर सुंदरी पेड़ हैं वो इन्हीं जंगलों में पाए जाते हैं। ये जंगल सिर्फ लकड़ी और जानवरों का घर ही नहीं है, ये तो भारत की एक जीती जागती फार्मेसी है। हजारों सालों से आयुर्वेद में इन पौधों का इस्तेमाल होता आ रहा है। सोचिए, सर्पगंधा ब्लड प्रेशर के लिए, जामुन पाचन के लिए और तुलसी तो खैर खांसी जुकाम के लिए हर घर में इस्तेमाल होती है। लेकिन एक बड़ी लेकिन है, हमारी ये जो शानदार प्राकृतिक दौलत है ये अब बहुत बड़े दबाव में है और इसकी वजह है हम, यानी इंसानी गतिविधियां। तो अब इन खतरों को समझना बहुत जरूरी है। समस्या कितनी बड़ी है इसका अंदाजा सिर्फ एक बात से लगा सकते हैं। जानते हैं, सिर्फ 1 सेंटीमीटर, जी हां, सिर्फ 1 सेंटीमीटर मिट्टी की परत बनने में कुदरत को सैकड़ों साल लग जाते हैं और हम उसे कितनी आसानी से खो रहे हैं। और देखिए, ये जो सारे खतरे हैं ना, ये अकेले नहीं आते, ये एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, एक चेन रिएक्शन की तरह। जैसे जंगल कटते हैं तो मिट्टी बह जाती है, मिट्टी बहती है तो पहाड़ों पर भूस्खलन का खतरा बढ़ जाता है और इन सब का असर घूम फिर कर हमारे साफ पानी के स्रोतों पर पड़ता है। बात पानी की आई है तो जरा ये देखिए, हमारी पानी की जरूरतें कितनी तेजी से बढ़ रही हैं। सिर्फ 25 साल के अंदर दुनिया भर में पानी की खपत लगभग डबल हो गई। ये रफ्तार वाकई चौंकाने वाली है और हमारे पानी के भंडारों के लिए बहुत बड़ा खतरा है। और ऐसा नहीं है कि यह समस्या सिर्फ बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों की है, नहीं, ये हमारे घरों से शुरू होती है, बूंद बूंद करके। एक छोटा सा फैक्ट बताता हूं। घर में एक मामूली सा टपकता हुआ नल एक साल में 1200 लीटर से भी ज्यादा पानी बर्बाद कर सकता है। सोचिए, तो क्या सब कुछ खत्म हो रहा है? नहीं। अच्छी खबर यह है कि इन कीमती संसाधनों को बचाने के लिए बहुत सारे नए और पुराने तरीके अपनाए जा रहे हैं। मतलब उम्मीद अब भी जिंदा है। तो सबसे पहले मिट्टी को कैसे बचाएं? इसके लिए कुछ बहुत ही कारगर तरीके हैं, जैसे पहाड़ों पर सीढ़ीदार खेत बनाना या फिर ढलान पर समुच्च जुताई करना और सूखे इलाकों में पेड़ों की कतारें लगाना। ये तरीके न सिर्फ मिट्टी को बहने से रोकते हैं बल्कि पानी को भी सहेजते हैं। और पानी बचाने के लिए इसका सबसे अच्छा तरीका है स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, जैसे ड्रिप इरिगेशन। इसमें पानी सीधा पौधों की जड़ों तक बूंद बूंद करके पहुंचता है, तो बर्बादी बिल्कुल नहीं होती। और हां, बारिश के पानी को इकट्ठा करना यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ये तो प्रकृति के दिए तोहफे को सहेजने जैसा है। अब बात करते हैं हमारे वन्य जीवों की। उन्हें बचाने के लिए पूरे देश में नेशनल पार्क्स और वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरीज का एक बड़ा नेटवर्क तैयार किया गया है। ये इलाके इन जानवरों के लिए एक सुरक्षित घर की तरह हैं। और इन कोशिशों को कानूनी ताकत भी मिली है। कई अहम कानून बनाए गए हैं, जैसे 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। और कौन भूल सकता है प्रोजेक्ट टाइगर को, जिसने बाघों को बचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर ले आती हैं
एक ऐसी चुनौती जो हम सबके सामने है। और ये सिर्फ सरकार या साइंटिस्ट्स का काम नहीं है, ये हम सभी से जुड़ा हुआ मामला है। तो आखिरी सवाल है संतुलन का। हम अपनी बढ़ती ज़रूरतों को कैसे पूरा करें और साथ ही अपनी इस कीमती प्राकृतिक विरासत को आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसे बचाकर रखें? हमारा हर एक छोटा कदम इस संतुलन को बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। अब चुनाव हम सबको मिलकर करना है।